नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी को। हम लोग विश्व इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और विश्व इतिहास के दौर जो चर्चा हो रही थी उसमें जर्मन में नात्सीवाद के बारे में बड़ा विस्तार से देखने का कोशिश किया था। हम लोग देखा था कि किस तरह से जर्मनी में नात्सीवाद का उदय हुआ। इसके बाद नात्सीवाद के प्रमुख नेता हिटलर किस तरह से जर्मनी में अपना वर्चस्व स्थापित किया, जर्मन का चांसलर बना और उसका पूरे दुनिया में या फिर जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे बातों को हम लोग बड़े विस्तार से गहराई से देखने का काम किया था। हम लोग आज के सेशन में क्या बात करेंगे? तो बातें हैं कि आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा 1949 का चीनी क्रांति। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 1949 में चीनी क्रांति क्यों हुआ, मतलब चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके पीछे क्या कारण था, क्या मुद्दा थी जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, चीन की क्रांति हुई। क्रांतियां तो ऐसे हम लोग बहुत बार पढ़े, फ्रांस की क्रांति पढ़े, इसके बाद रशियन रेवोल्यूशन पढ़े। अब बातें हैं कि आज जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ या फिर चाइना में जो रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्या वही मुद्दा थी जो रशियन में हुई, जो फ्रांस में हुई? तो इस तरह से तमाम प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में बनते जाते हैं। हम लोग सबसे पहले चाइना में जो रेवोल्यूशन 1949 के हुई उसका पीछे जो कारण है उन सारे कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा कब से चली आ रही थी और चाइना में जब 1949 में विद्रोह हुआ या फिर क्रांति हुई या चाइना में गृह युद्ध की जो स्थिति आई उसके पीछे क्या कारण था, कौन सी शक्ति थी। तो अगर इस बात को हम लोग समझे उससे पहले देखिए ये चाइना है। चाइना को थोड़ा सा अगर हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ स्पष्ट है कि भाई चाइना के जो उत्तरी साइड है ना, ये वाला उत्तरी साइड जो चाइना का है ये रूस है। क्या है? रूस है। और इधर आप देखेंगे पूर्वी साइड में ये जापान है। क्या है? जापान। ठीक। इसके अलावे भारत को लेना नहीं है, इसके अलावे आप अगर पूरे दुनिया के मैप में देखेंगे तो इसके पश्चिमी साइड में एक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर आता है ब्रिटेन। ठीक है, कौन है? ब्रिटेन। ठीक। चाइना यहां हमारा पूर्वी एशिया की भाग है और जापान है चाइना के पूर्व में, रसिया है उसके उत्तर में, है ना। अब इन सारे जगहों में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 1949 में चाइना में क्रांति हुई या फिर जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा क्या रही है। तो ध्यान रखिए, एक रसिया में साम्यवादी सरकार। क्या है? साम्यवादी सरकार, है ना। दूसरी बात, जापान हमेशा चाहता था कि चाइना के कुछ भाग पर हम अधिकार जमा लें। तीसरी बात, ब्रिटेन अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र, पूंजीवाद व्यवस्था को यह समर्थन करता है। अब चाइना की जब बात करते हैं, चाइना के समक्ष सबसे पहले यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि वो साम्यवादी विचारधारा को अपने यहां लागू करे या पूंजीवादी विचारधारा को लागू करे। इस दृष्टि में देखते हैं कि चाइना में दो दल हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। घटना हम कब की चर्चा कर रहे हैं? 1949 की। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अगर ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। हम बात कर रहे हैं 1949 के जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुआ या फिर चाइना में जो गृह युद्ध हुआ, है ना, उसके बारे में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? 1949 की घटना है। चाइना में दो पार्टी मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है। कितना? दो पार्टी। और दोनों पार्टी के नेता दो अलग अलग व्यक्ति हैं
और दोनों अलग अलग विचारधारा को लेकर के हैं। चाइना में देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 गो सरकार थी, एक जापान की सरकार थी और स्वयं चाइना में 2 सरकार थी। ठीक है, अब चाइना में 3 सरकार स्वतंत्र अपने तरीके से शासन कर रहे हैं। चाइना की एकता भंग हो चुकी है ना। तो एक हमारा है कुओमिंतांग दल, है ना, कुओमिंतांग दल, और कुओमिंतांग दल के समर्थक है चांग काई शेक। कौन है? चांग काई शेक। ठीक, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है हमारा साम्यवादी दल, है ना, साम्यवादी दल। और इस साम्यवादी दल के मुख्य समर्थक जो हैं वो कौन है? माओ त्से तुंग। ठीक है, माओ त्से तुंग। अब देखिए, यहां तक तो फंडा समझ में आ गया कि एक पार्टी है जो कुओमितांग पार्टी है और दूसरा पार्टी जो है साम्यवादी पार्टी है, साम्यवादी दल है। कुओमितांग दल के जो नेतृत्वकर्ता वो चांग काई शेक, चाइना में एक्चुअली सरकार 1949 से पहले इसी की थी, इसकी स्थिति मजबूत थी। हालांकि फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कुओमितांग दल की सरकार की शक्ति कमजोर होने लगी, जनता उसके ऊपर से विश्वास उठाने लगे या जनता का विश्वास उठने लगा, तो वैसे वैसे साम्यवादी सरकार या साम्यवादी दल जो है शक्ति में आने लगा। कुओमितांग दल एक्चुअली पूंजीवादी का समर्थन कर रहा था, पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था। साम्यवादी दल जो है वो किस चीज का समर्थन कर रहा था? तो साम्यवादी विचारधारा का, जो माओ त्से तुंग की पार्टी थी। अब पूंजीवादी जैसे हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुओमितांग दल का या चांग काई शेक का हाथ किसके साथ है? तो भाई ब्रिटेन के साथ है। कहीं ना कहीं चांग काई शेक को लगता था कि हमें ब्रिटेन हमेशा सहायता करेगा, अमेरिका हमें हमेशा सहायता करेगा। अब कहेंगे क्यों? तो क्यों का जवाब है कि अमेरिका ब्रिटेन जो है ये चाहता नहीं था कि चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो, चाहता नहीं था कि रसिया का विस्तार चाइना में हो, है ना। अगर चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना होगी इसका मतलब रसिया का प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि रसिया ऑलरेडी साम्यवादी सरकार का या साम्यवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। पूरे दुनिया में सबसे पहली बार साम्यवादी विचारधारा को लागू करने वाला या मूर्त रूप देने वाला कोई था तो वह रसिया था, है ना। तो ब्रिटेन अमेरिका जैसे पूंजीपति देश या राष्ट्र कभी ये नहीं चाहते थे कि जहां उनका प्रभाव है या वैसी संभावनाएं दिखे या कोई ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र है वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। तो अमेरिका या फिर ब्रिटेन ये बार बार चांग काई शेक का समर्थन कर रहे थे। दूसरी तरफ रसिया जो रूस है वो हमेशा माओ त्से तुंग को समर्थन कर रहा था। किसको समर्थन कर रहा था? माओ त्से तुंग को समर्थन कर रहा था। क्यों? क्योंकि माओ त्से तुंग जो है वो साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक है। वो चाहता है कि चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाए। अब यही दो मुद्दा चाइना में क्रांति का रूप धारण कर लिया। यही दो मुद्दा चाइना में गिरह युद्ध का रूप धारण कर लिया। एक तरफ साम्यवादी दल की सेना कुओमितांग दल के साथ युद्ध करने के लिए तने हुए हैं, दूसरे तरफ चांग काई शेक की सेना कुओमितांग दल की सेना चाहता है कि चाइना में जितने भी पार्टी है उसे समाप्त करके पूरे चाइना पर कुओमितांग दल की शक्ति स्थापित हो जाए। और साम्यवादी सरकार या साम्यवादी दल के प्रवर्तक ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे चाइना में साम्यवादी सरकार लागू हो जाए। फाइनली चाइना में दो पार्टी आपको देखने को मिला, एक तरफ कुओमितांग पार्टी, दूसरे तरफ साम्यवादी पार्टी। अब ये दोनों अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तीसरी जो जापान की चर्चा मैंने थोड़ी सी की थी, जापान इस चीज का लाभ उठा करके चाइना के लगभग समुद्री तट को अपने अधीन में ले लिया।
मंचूरियन वाले एरिया में इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार स्थापित कर दिया। अब यहां सबसे मजेदार वाली बात समझना यह है कि जब जापान एंट्री कर रहा है तो चांग काई शेक क्या कर रहा था, चांग काई शेक की सरकार क्या कर रही थी, या फिर मौत से तुंग की सरकार क्या कर रही थी, है ना। पावरफुल या केंद्र में तो चांग काई शेक का सरकार था, बाकी ये जहां क्षेत्र जीता था वहां पर अपना सरकार स्थापित किया था। तो साम्यवादी दल हमेशा चाहता रहा कि कुओमितांग दल के साथ हम समझौता कर ले और दोनों मिल करके जो दोनों का अलग अलग सेना है वो एक कर ले, और एक करके हम जापानी जो साम्राज्य विस्तार हमारे चाइना में कर रहे हैं उसके विरुद्ध युद्ध करें और उसे चाइना से बाहर भेजें। लेकिन चांग काई शेक जापान को अपना शत्रु तो समझता था, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु वो साम्यवादी पार्टी या साम्यवादी दल को समझता था। इसलिए तो मुद्दा यहां पर यह थी कि चांग काई शेक जापान से युद्ध करने छोड़ करके ये चांग काई शेक मौत से तुंग पर अटैक करने को लगा हुआ था। कई बार आप देखेंगे चांग काई शेक साम्यवादी दल पर आक्रमण करता है, साम्यवादी दल उसे विफल कर देता है, फिर भी चांग काई शेक नहीं मानता है। तो पूरा का पूरा जो 1949 का मुद्दा है, चीन की क्रांति का, चाइना रेवोल्यूशन का, उसका मुद्दा यही है। अब इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे और फिर एक एक करके समझेंगे कि भाई कब कब समझौता हुआ, रसिया का किस तरह से इसके प्रति अपना रुख रहा, ब्रिटेन और अमेरिका क्या क्या रुख रहा, और ये 1949 के मुद्दा है तो क्या 1949 में ही ऐसी मुद्दा आई कि ये कई अरसों से चले आ रहे थे। हालांकि आपको एक बता दें कि 1911 में एक बार डॉक्टर sun यात-सेन भी चाइना में साम्यवादी सरकार स्थापना करने की कोशिश किया था, लेकिन वो विफल रहा। साम्यवादी उस समय में उतना शक्तिशाली नहीं था, नए नए स्टेज में था, है ना, लोग उसे उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दे रहे थे। फिर भी कहीं ना कहीं हमें 1911 से साम्यवादी की झलक चाइना में मिलने लगती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि 1911 से 1949 के बीच में दो वर्ल्ड वार होता है। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है ना, और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ज्यादा रोल नहीं है, यहां ज्यादा पर जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जिक्र यहां पर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, है ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो देखेंगे कि रसिया जर्मनी के साथ लड़ रहा है। किसके साथ लड़ रहा है? जर्मनी के साथ। और रसिया मित्र राष्ट्र से संबंधित है। आप जापान को देखिए, जापान जो है धुरी राष्ट्र के साथ लड़ रहा है और जापान अपना प्रभाव चाइना में बढ़ा रहा है। अब यहां पर आप इस चीज को देखिए कि अमेरिका या फिर ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि जापान का प्रभाव रसिया पर हो, चाइना पर हो, या रसिया का प्रभाव यहां पर हो। तो ये लोग आपस में उलझ गए। फिर इसी मैटर को सुलझाने के लिए कई संधि होती है, जैसे आल्टा संधि होती है या आल्टा सम्मेलन होता है। उस आल्टा सम्मेलन में रसिया वचन देता है कि जब तक हम जर्मनी को पराजित नहीं करेंगे तब तक हम जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं करेंगे। तो जैसे ही जर्मनी को पराजित करता है सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसके 3 महीना ठीक बाद में आप देखेंगे कि रसिया जो है जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। और फिर 1945 के आते आते आप देखेंगे कि जापान जो है आत्मसमर्पण करता है, सेकेंड वर्ल्ड वार को समाप्ति माना जाता है। फिर इसके बाद मैटर अभी भी चाइना का नहीं सुलझा हुआ था। जो जापान का मुद्दा एरिया था, जो जापान चाइना के क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था, अब उस क्षेत्र पर फिर यहाँ मैटर गर्म हो गया कि भाई कुओमितांग दल की सरकार अपने अधीन में लेगा या फिर साम्यवादी सरकार उसे अपने अधीन में लेगा। ठीक है, और फाइनली आगे चल करके साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। 1949 के रेवोल्यूशन में साम्यवादी सरकार विजयी हो जाती है, मौत से तुंग का विजयी हो जाता है, चांग काई शेक भाग जाता है ना, और चाइना में साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाता है।
तो ये मोटा मोटी खाका था जो हम लोग बेसिकली कंसेप्ट समझ रहे थे। चाइना का मेन 1949 का मुद्दा यही था। तो क्या इतना से काम चलेगा हमारा? नहीं चलेगा। हमें तो भाई समझना है, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि हाँ अब जानते हैं कि 1949 का जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ उसके पीछे किन शक्तियों का हाथ था, रीजन क्या था मेन, है ना, और चाइना में गृह युद्ध हुआ क्यों, किस मुद्दा को लेकर के लड़ाई हो रहा था, और फिर फाइनली इसका परिणाम क्या निकला, ये एक समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग पूरे विस्तार से समझेंगे, पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेन मुद्दा है क्या, है ना। तो देखिए टॉपिक का नाम है 1949 चीनी क्रांति, है ना। चलिए अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर sun यात-सेन, अभी हमने जिक्र किया कि डॉक्टर sun यात-सेन पहली बार ऐसा कोशिश किया था लेकिन वो असफल रहा। चीन में 1911 में राज्य क्रांति संपन्न हुई थी, किंतु उसके पद त्यागने के बाद युआन शिकाई, थोड़ा सा नाम यहाँ पर बड़ा टेढ़ा मिलेगा, हुआंग मिलेगा, सिंस मिलेगा, चाई चाऊ इस तरह से शब्द मिलेंगे, है ना। तो जब त्याग पत्र दे दिया डॉक्टर sun यात-सेन, उसके बाद युआन शिकाई ने चीन में स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। सोचा कि भाई चाइना में एक स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाए। डॉक्टर sun यात-सेन त्याग पत्र दे दिया। 1911 का चाइना रेवोल्यूशन कभी पढ़े होंगे, है ना। डॉक्टर sun यात-सेन अपने सिद्धांतों के आधार पर चीन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। जो डॉक्टर sun यात-सेन है उनका 3 सिद्धांत था। यहां से हो सकता है सवाल आपसे बना करके पूछे, वो 3 सिद्धांत क्या था? तो राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद, ये 3 सिद्धांत था किसका? डॉक्टर sun यात-सेन का। और इसी 3 सिद्धांत के आधार पर वो चाहता था कि चाइना का पुनर्निर्माण किया जाए, चाइना का पुनर्गठन किया जाए, चाइना में एक तंत्र की शासन की व्यवस्था स्थापित की जाए। यहाँ पर एक बात मैंने लिखा है कि साम्यवादी दल के बहुत बड़े समर्थक हुआ करता था जब डॉक्टर sun यात-सेन रहते थे, है ना। उस समय में था एब्राम एडोल्फ जॉब और कुओमितांग दल से थे डॉक्टर sun यात-सेन। अब यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर sun यात-सेन जो है ये कुओमितांग दल से है, साम्यवादी दल से नहीं है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा से ये प्रभावित था, ऐसा नहीं था कि ये प्रभावित नहीं था, है ना। तो कुओमितांग दल डॉक्टर sun यात-सेन और साम्यवादी दल में आप देखेंगे एब्राम एडोल्फ जॉब है, ठीक। हालांकि इनकी अभी शक्ति कमजोर थी, साम्यवादी विचारधारा उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन कुओमितांग दल चाइना की सबसे मजबूत और शक्तिशाली पार्टी थी, इसके पास अपनी सेना थी, है ना। और समाजवाद की बात भी डॉक्टर sun यात-सेन कहीं ना कहीं करते थे। चीन में कुओमितांग दल का 1923 तक कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। 1923 तक कुओमितांग दल का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा, फिर भी चीन के विभिन्न क्षेत्रों में इस दल की विभिन्न शाखाएं खोल दी गई। जो डॉक्टर sun यात-सेन का था कोई खास प्रभाव अभी तक नहीं था, है ना। 1923 तक था, छोटे मोटे पार्टी बनाए गए थे, जगह जगह खुल रहे थे और उसमें लोग कम विश्वास करते थे। जब साम्यवादी दल का नेता एडोल्फ जॉब की मृत्यु हो गई, साम्यवादी दल का नेता एडोल्फ जॉब, अभी हमने बताया, जब उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होती है कब? तो देखेंगे 12 मार्च 1925 को, ठीक है। और फिर 1925 में sun यात-सेन की भी मृत्यु हो जाती है। तो एडोल्फ जॉब की मृत्यु 12 मार्च 1925 में हो गई। sun यात-सेन अब रातों रात राष्ट्रीय चीन का कुओमितांग दल जिसको कहते हैं का जननायक बन गया। भाई अब साम्यवादी प्रभाव खत्म हो गया, साम्यवादी नेता सबसे बड़े जो एडोल्फ साहब है उनकी मृत्यु हो गई और कहीं ना कहीं वो पैरेलल चल रहा था कुओमितांग दल डॉक्टर sun यात-सेन के नेतृत्व में। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई वैसे ही डॉक्टर sun यात-सेन रातों रात जननायक हो गया। अब लोगों का विश्वास कुओमितांग दल के ऊपर चला गया। जनता का 3 सिद्धांत राष्ट्रवादियों का धर्म ग्रंथ बन गया और जो जनता का 3 सिद्धांत दिया था डॉक्टर sun यात-सेन, अब उसका एक तरह से धर्म ग्रंथ के रूप में तब्दील हो गया, ठीक। अब समझिए यहां दल विभाजन मेन मुद्दा है ना। सब चीज को मैं अभी इन शॉर्ट में बता रहा था, वही चीज यहां पर आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। दल विभाजन क्या है? कहता है रसिया की सहायता से, है ना, कुओमितांग दल चीन में भारी सफलताएं प्राप्त की थी, ठीक है।
किसके सहायता से? रसिया की सहायता से। अब कहेंगे कि रसिया साम्यवादी सरकार विचारधारा की बात कर रहा है सर, फिर रसिया के सहायता से वो क्यों कर रहा है कुओमितांग दल सफलता? कुओमितांग दल जो है साम्यवाद विचारधारा को लेकर के चल रहा है। कुओमितांग दल जो है अभी साम्यवादी के साथ ठीक ठाक तालमेल रखा हुआ है, ठीक ठाक बनाए हुए हैं, उनके सिद्धांतों को अपने दल में शामिल करना चाहता है। हमने कहा समाजवाद को भी एक मुद्दा बना करके लेकर के चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुओमितांग दल जब प्रारंभिक स्टेज में था, है ना, तो उस समय रसिया का भी इन्हें सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा था नहीं था कि नहीं मिल रहा था। और वहां आतंकवाद और प्रति आतंकवाद का दौर आया, जिसके कारण चीन की सहानुभूति साम्यवाद से हटने लगी। अब फिर रसिया में देखेंगे कि आतंकवाद प्रति आतंकवाद की भावना, मतलब चीन में, है ना, आतंकवाद प्रति आतंकवाद की भावना चाइना में दिखाई देने लगा। अब यहां पर क्या हुआ, रसिया समझ गया कि कुओमितांग दल के हमें समर्थन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में कुओमितांग दल धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। ठीक, साम्यवादी सरकार थी, एडोल्फ की मृत्यु हो जाती है, जननायक के रूप में उभर जाते हैं, और रसिया भी कहीं ना कहीं उसको समर्थन कर रहा था, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा को भी लेकर के चल रहा था। लेकिन जब आतंकवादी प्रति आतंकवादी की बात चाइना में होने लगी, तो रसिया का सहानुभूति धीरे धीरे कुओमितांग दल जो है खोने लगा। कुओमितांग दल के नेता रूस के विरुद्ध हो गया, और चीन के लोग ब्रिटेन तथा पश्चिमी शक्तियों का सहारा लेने लगे। अब यहां पर मैटर को समझिए, जैसे जैसे रसिया का सहानुभूति खोने लगा, वैसे वैसे चाइना के लोग रसिया के विरुद्ध हो गए, क्योंकि कुओमितांग दल का समर्थन अब रसिया का नहीं मिल रहा था। तो कुओमितांग अब किसका समर्थन लेने लगे? पश्चिमी ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन लेने लगे, उनका सहानुभूति पाने की कोशिश किया। परिणाम क्या हुआ? कुओमितांग दल में फूट पड़ गई। अब फिर कुओमितांग दल में अब फाइनली फूट पड़ गई। कुछ लोग जो है साम्यवादी लोग भी थे, जैसे भाई कुओमितांग दल रसिया को भी लेकर के चल रहा था, कुओमितांग दल साम्यवादी विचारधारा को भी लेकर के चल रहा था। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि एक ऐसा गुट आया जो पश्चिम देश को लेकर के चल रहा है, जो पूंजीवादी विचारधारा को बात करता है। कुछ उसमें वैसे गुट उभर करके आए जो रसिया के बात कर रहे थे, रसिया से समर्थन ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये दो गुट बन गए, दोनों गुटों में फुट पड़ गई, दोनों अलग अलग हो गए, है ना। साम्यवादियों ने हैकाऊ सरकार तथा उसके द्वारा कुओमितांग पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो चांग काई शेक ने साम्यवादियों को कुओमितांग दल से निष्कासित कर दिया। अब चांग काई शेक जो है साम्यवादी जो कुओमितांग दल में शामिल थे, है ना, चांग काई शेक ने क्या किया, साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे जो कुओमितांग दल में शामिल थे, अभी हमने कहा कि भाई और रसिया का जैसे जैसे सहानुभूति खोने लगा चाइना या कुओमितांग दल, वैसे वैसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कुओमितांग दल है वो दो गुट में बट गया। एक गुट क्या हुआ कि साम्यवादी विचारधारा के थे, दूसरा पूंजीवादी विचारधारा के थे, और ये दल में दोनों शामिल थे। तो चांग काई शेक उस समय बहुत बड़ा नेता था कुओमितांग दल का। तो कुओमितांग दल का नेता जो चांग काई शेक था, उन्होंने क्या किया कि भाई जो साम्यवादी विचारधारा के हैं, जो साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक है, उसे उससे बाहर करने की कोशिश किया, ठीक, निष्कासित कर दिया। 1928 में चांग काई शेक जो है पेकिंग पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच मंचूरिया के सेना अध्यक्ष, जो मंचूरिया का सेना अध्यक्ष है, मंचूरियन साम्राज्य जो मंचूरियन एरिया, वहां के सेना अध्यक्ष लियांग ने कुओमितांग सरकार से एक समझौता किया। अब मंचूरियन सरकार जो जापान के अंडर में था, अब यहां पर मैटर आया कि भाई अब ये आपस में फुट पड़ रहे, तो हम क्या करते हैं, कुओमितांग या चांग काई से समझौता कर लेते हैं। दूसरी ओर साम्यवादी लोग भी चीन के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और 1931 में उनकी शक्ति का केंद्र जो है क्यांग्सी बन गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पेकिंग और क्यांग्सी दो एरिया है। क्यांग्सी जो है, ये क्यांग्सी आपका साम्यवादी लोगों का एरिया है, उसकी राजधानी हुआ करता था। साम्यवादी जब अलग हो गए कुओमितांग दल से, साम्यवादी विचारधारा के लोग बाहर आ गए, तो वो लोग कुछ एरिया पर अधिकार करके अपना शक्ति का केंद्र बनाया। उस शक्ति का केंद्र का नाम था क्यांग्सी। क्या नाम है? क्यांग्सी।
है ना। तो यहां पर वो अपनी सरकार बना ली। 1931 में प्रथम अखिल चीनी सोवियत सम्मेलन आयोजित किया गया, पहली बार 1931 में, ध्यान रखिएगा, पहली बार अखिल चीनी सोवियत सम्मेलन का आयोजन हुआ और चीनी सोवियत गणतंत्र संविधान स्वीकार कर लिया गया पहली बार। ठीक है, चाइना में ऐसा दिखा गया कि भाई जो सोवियत गणतंत्र है उसको स्वीकार करें। 61 सदस्यों का केंद्रीय समिति बनाया गया और उस समिति का अध्यक्ष रखा गया माओ को, जिसको माओ से तुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? माओ से तुंग। और माओ से तुंग क्या है? सोवियत संघ की बात करते हैं मतलब रसिया की बात करते हैं। माओ से तुंग की बात करते हैं मतलब साम्यवादी विचारधारा के नेता या रसिया उसका समर्थक था, है ना। तो माओ से तुंग को क्या बना दिया रसिया या फिर सोवियत संघ ने मिलकर के, जो 61 सदस्य का था उसका अध्यक्ष बना दिया। 1933 में चीन में 3 प्रमुख सरकारें दिखने को मिलते हैं। 1933 के आते आते चाइना में 3 सरकार थी। चाइना के जितने बड़े भूभाग थे, जितने बड़े प्रांत थे, उन प्रांतों में से 3 सरकार कुछ क्षेत्र पर अधिकार करके अपना शासन चला रहे थे। जैसे पहला देखेंगे चांग काई शेक, है ना, पहला सरकार चांग काई शेक की अध्यक्षता में। और ये चांग काई शेक की सरकार कहां पर है? तो नानकिंग में। ये सारे चीज को याद रखिएगा। बाय द वे, मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछे तो आपको उस समय क्लियरली आना चाहिए कि चांग काई शेक की सरकार जो है वो नानकिन में थी, है ना। इसके बाद कैंटन में कुओमितांग दल की वामपंथी सरकार थी। प्रमुख नेता इसका वांग चिंग वे और चेन कुंग पो है। ठीक है, जो इसके नेता थे, कहां के? कैंटन। तो कैंटन वाला एरिया में, कैंटन जो प्रांत था वहां पर किसकी सरकार है? वामपंथी का। ये वामपंथी विचारधारा के कौन लोग हैं? तो भाई कुओमितांग दल के ही लोग हैं। किसके लोग हैं? कुओमितांग दल के ही लोग हैं। मतलब 2 जगह तो सरकार कुओमितांग दल का ही है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे वांग चिंग वे और चेन कुंग पो। चेन कुंग पो। तो यहां तक समझ में आ गया। तीसरा है कियांगसी। कियांगसी अनहुई तथा किएने प्रांतों में साम्यवादी का सरकार है। किसकी सरकार है? साम्यवादी का। 3 सरकार आपको देखने को मिल रहा है। 2 सरकार साम्यवाद कुओमितांग दल का है और 1 सरकार साम्यवादी का है। इन तीनों सरकार में सबसे व्यवस्थित सुदृढ़ नानकिंग की सरकार थी। मतलब इस समय कुओमितांग दल की सरकार थी। इस समय इसका मतलब है कि चांग काई शेक की सरकार सबसे शक्तिशाली थी, सबसे सुदृढ़ थी। ठीक है, तो नानकिन की सरकार थी जिसका मान्यता जो है उस समय पूरी दुनिया देती थी। हालांकि चाइना में 3 प्रकार के सरकार थे, 3 सरकार थे, एक साम्यवादी का, एक वामपंथी का और दूसरा चांग काई शेक का, है ना। तो चांग काई शेक हो या फिर आप देख रहे हैं साम्यवादी का है या वामपंथी का सरकार है, उन तीनों सरकारों में जो पूरी दुनिया मान्यता दे रही थी, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, है ना, अमेरिका, तो उसमें से सबसे शक्तिशाली या सुपर या सरकार जो चाइना का माना जा रहा था वो माना जा रहा था चांग काई शेक की सरकार को। बाकी सरकार को नहीं मानते थे। ठीक भाई, दुनिया मान्यता दे तब तो। चांग काई शेक के अधीन नानकिंग की सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी। भाई चांग काई शेक तो कट्टर विरोधी था कम्युनिस्ट पार्टी का, समाजवादी का। वो चाहता ही नहीं था कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बने, है ना। चीन की राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक था कि कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार को युद्ध में परास्त करके उससे अधीनता में लाया जाए। मतलब अब चांग काई शेक जो था ये चाहता था कि भाई हम क्या करें कि चाइना को एक रूपता में बांधे, एक शासन के सूत्र में बांधे, और इसे बांधने के लिए मुझे क्या करना होगा? या तो साम्यवादी को अपने में मिला लेना होगा या फिर उसे पराजित करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना होगा, तभी यह संभव है। तो यहां तक मुद्दा अब गर्म हो रहा है। इस उद्देश्य से देखेंगे आप 1933 में चांग काई शेक लगभग 4 बार अटैक किया। किसके ऊपर? साम्यवादी दल के ऊपर। और उसका कोई खास परिणाम नहीं लिखा, उसे बार बार असफलता ही हाथ लगी। 1934 ईस्वी में नानकिंग की सरकार ने कम्युनिस्टों को दमन करने के लिए अब कठोर कदम उठा दिया। अब कहा कि भाई हमने इतना बार अटैक किया, हम हमेशा साम्यवादी दल के नेता जो है या फिर उसकी सेना जो है हमें विफल कर दिया। और सरकार किसकी है? पूरी दुनिया किसकी मान्यता दे रही है? चांग काई शेक की सरकार। पूरी जनता किसके पक्ष में है? चांग काई शेक के पक्ष में है।
ठीक है। तो चांग काई शेक सोचा कि अब हम इसे पूरी शक्ति के साथ कुचल देंगे। फिर आप देखेंगे यही परिणाम हुआ कि साम्यवादी उस एरिया को छोड़ करके दूसरे दूसरे जगह चले जाते हैं। तो पूरी शक्ति लगा दिया, लाखों लोगों को मौत का घाट उतार दिया। चांग काई शेक ने फासिस्ट ढंग पर नीली कुर्ती नाम से एक आतंकवादी दल का गठन किया। तो एक और यहां पर पॉइंट आया, नीली कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती, नीली कुर्ती, काला कुर्ती, बहुत सारे ऐसे हम लोग पूरे जब देश दुनिया के इतिहास पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि तत्काल भाई अगर कोई सरकार के विरुद्ध में युद्ध करना है या किसी के विरुद्ध में युद्ध करना है तो अचानक सेना का गठन किया जाता है, उसे एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है, उस ड्रेस के उसका माध्यम होता है और फिर उसी माध्यम के आधार पर वो लड़ाई करता है। तो नीली कुर्ती किसके पार्टी के हैं? नीली कुर्ती कुओमितांग दल के हैं, चांग काई शेक की गठ सेना है और ये आतंकवादी दल का गठन किया। मतलब भाई बहुत जबरदस्त था, है ना। इसका उद्देश्य था कि कुओमितांग दल के जितने भी विरोधी हैं उसको विनाश कर देना। क्या करना? जितने भी विरोधी हैं कुओमितांग दल के सभी को विनाश कर देना। देखिए लिखा हुआ सब है लेकिन समझना आपको होगा। अब यहां देखिए, चांग काई शेक की सरकार साम्यवादियों को देश का शत्रु समझने लगा। अब क्या किया कि चांग काई शेक जो है, बहुत बार ऐसा भी जिक्र हुआ, चांग काई शेक जब चाइना बार बार आप देखेंगे चाइना के ऊपर जब बार बार जापान अटैक कर रहा था, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, साम्यवादी सरकार माओ त्से तुंग वाली पार्टी जो है बार बार कह रहा था कि हम लोग एक हो जाओ और एक होने के बाद पहले जापान को बाहर करो चाइना से, है ना। तो साम्यवादी सरकार के बात को चांग काई शेक मानता ही नहीं था। क्यों? अगर वो मान जाता तो लगता कि साम्यवादी सरकार हमारी बराबर में है। इसलिए चांग काई शेक जापान को शत्रु ना समझ करके वो सबसे पहले अपने देश में साम्यवादी सरकार या साम्यवादी दल को शत्रु समझता था और वो ये भी बीड़ा उठा लिया था कि जब तक हम साम्यवादी को नहीं कुचलेंगे तब तक हम जापान के साथ युद्ध भी नहीं करेंगे। अच्छा, किसी प्रकार से समझौता भी करने के लिए तैयार नहीं था ये। चांग काई शेक चीन में एक आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे नवजीवन आंदोलन कहा गया। अब एक समझिएगा, नवजीवन आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो चीनी क्रांति 1949 से जुड़ा हुआ है। ये किसके द्वारा दिया गया है भाई जन्म? तो ये आप देखेंगे चांग काई शेक के द्वारा दिया गया। उद्देश्य क्या है? चीन में प्राचीन आदर्शों के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, तो नवजीवन आंदोलन आपसे पूछे कि नवजीवन आंदोलन क्या है या किससे जुड़ा हुआ है या इसका मतलब क्या है या कहाँ से रिलेट करता है, ये किस पार्टी का है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पूरा का पूरा चांग काई शेक। और चांग काई शेक मतलब कुओमितांग दल, इसका मतलब साम्यवादियों को दमन करने के लिए। किसको दमन करने के लिए? साम्यवादियों को दमन करने के लिए। और मुख्य उद्देश्य है चीन में प्राचीन आदर्शों को स्थापित करने के लिए, उसके प्रति निष्ठा स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए एक मोटा मोटी पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से चांग काई शेक और साम्यवादी की विचारधारा चल रही है। अब यहां समझिए चीन में साम्यवाद के उदय के कारण। ठीक है, आखिर भाई चीन में चांग काई शेक का दल जो है 1934 के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुओमितांग दल जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और यहीं पर आप देखेंगे धीरे धीरे चाइना में जो साम्यवादी सरकार है वो शक्ति में आने लगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो साम्यवादी दल के उदय या के विकास के कारण क्या है? आप देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन है ना, रूस की क्रांति का प्रभाव। दूसरा, चीन में पश्चिम शक्तियों के प्रति असंतोष। चाइनीज लोगों में जो पश्चिम देश के हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सारे जो देश है, इन देशों के प्रति यहाँ के वासियों में असंतोष दिखाई दे रहा था। कुओमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष दिखाई देने लगा। चीन में आर्थिक विकास किसके नेतृत्व में? साम्यवादियों के नेतृत्व में। शिक्षा का प्रसार किसके नेतृत्व में? साम्यवादियों के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद माओ का नेतृत्व। माओ मतलब माओ त्से तुंग का नेतृत्व। माओ त्से तुंग जबरदस्त तरीके से नेतृत्व कर रहा था। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है हमारे माओ त्से तुंग और ये देखिए ये है हमारा चांग काई शेक। क्या है? चांग काई शेक, है ना। और ये है माओ त्से तुंग, थोड़ा मोटा है, हट्टा कट्टा है, माओ त्से तुंग। ठीक है, तो ये हमारा
मौ त्से तुंग और इधर है चांग काई शेक। क्लियर? अब एक एक करके समझे। अगर हम रूसी क्रांति का प्रभाव समझते हैं तो किस प्रकार से, कैसे हम देखेंगे कि रूसी क्रांति के प्रभाव के चलते चाइना में साम्यवादी विकास हुआ, चाइना में साम्यवादी का उदय हुआ। तो बड़ा अच्छा है कि चीन वासियों में यह धारणा है ना, सबसे पहले पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ उसके बाद चीन वासियों में यह धारणा घर करने लगी कि बोल्शेविक विचारधारा को स्वीकार करना ही चीन का उद्धार संभव है। जो बोल्शेविक क्रांति रसिया में हुआ वही है ना रूसी क्रांति। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुआ और बोल्शेविक क्रांति के बाद जो उसका परिणाम प्रभाव दिखा, उसी तरह से चाइना वासी ये समझ रहे थे कि भाई अगर हमें चाइना का उद्धार करना है या चाइना को उद्धार चाहते हैं तो बोल्शेविक क्रांति की रूपरेखा को ही अपनाना होगा। फलस्वरूप रूसी साम्यवाद के प्रति चीन में के प्रबुद्ध लोगों का झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब साम्यवादी विचारधारा के तरफ जो चाइना के लोग हैं, चाइना के पढ़े लिखे लोग हैं, चाइना के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाइना के जो लीडर हैं जो साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुकाव रखते हैं, उन लोग क्या करने लगे कि किसी न किसी प्रकार से चाहे वो लोग सोचने लगे कि चाइना में भी क्या करना होगा, साम्यवादी विचारधारा लागू करना होगा। ठीक है, चीन में साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना की गई, वहां संगठित व क्रांतिकारी साम्यवादी आंदोलन शुरू किया गया। और चाइना में आप देखेंगे कि साम्यवादी संस्था स्थापित किया जाने लगा, चाइना में साम्यवादी क्रांति धीरे धीरे शुरू होने लगा। 1920 में मौ त्से तुंग ने चांगसी, नाम है मौ त्से तुंग ने चांगसी में मजदूरों के एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। कहां पर? 1920 में मौ त्से तुंग ने चांगसी, है ना, कहां पर है क्षेत्र? चांगसी है। चांगसी में मजदूरों के लिए एक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया और फाइनली आप देखेंगे चीन में अपने ढंग का सबसे नया संगठन था ये, जो मौ त्से तुंग द्वारा संगठित किया गया था जो मजदूरों के लिए। ठीक है, मौ त्से के प्रयास से ही चीन में साम्यवादी दल का स्थापना किया गया। किसके प्रयास से? मौ त्से तुंग। ठीक है, तो चाइना में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सन यात सेन भले साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, वो मानते थे, है ना, उनकी पार्टी तो थी कुओमितांग दल, चांग काई शेक वाली पार्टी थी, लेकिन जब तक वो पार्टी में रहे तब तक वो कहीं ना कहीं चाइना के साम्यवादी विचारधारा को भी समेल करके चले, नहीं तो ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता कि मौ त्से तुंग या फिर कुओमितांग दल का विभाजन हो जाए। ठीक है, चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष। अब चाइना में क्या हुआ कि पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष उत्पन्न करने लगे लोग। तो चीन में पश्चिमी शक्तियों की उपस्थिति ने इस देश में साम्यवाद के उदय और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्यों भाई? क्योंकि चीन की जनता विदेशियों के प्रभाव से असंतुष्ट थे और वे देश से उसे बाहर निकालना चाहते थे। अतः इस परिस्थिति में साम्यवादी दल एक नजर आ रही थी। अब देखिए, भारत में विदेशी राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो लोग चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेजी शासन समाप्त हो। लोग चाहते थे कि भाई अंग्रेज को भारत से बाहर निकाला जाए। बहुत सारे लोग उससे असंतुष्ट थे, है ना। तो उसी तरह से चाइना में भी विदेशी राज्य को देख करके, विदेशों पश्चिमी देशों को देख करके उसके प्रति असंतोष व्यक्त करने लगे कि भाई ये विदेशी है और इसी के चलते यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इसे चाइना से बाहर कर दिया जाए। फिर आगे देखेंगे कुओमितांग दल के प्रति असंतोष। अब कुओमितांग दल के प्रति लोगों में असंतोष कैसे फैला, क्या रीजन रहा इसके प्रति? तो सबसे बढ़िया बात है कि सन यात सेन ने कुओमितांग दल को संगठित करके चीन की जनता के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुओमितांग दल को लेकर के चला, उसको बढ़ावा दिया। भाई सन यात सेन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी उपलब्धि से चीनी जनता संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सबको लेकर के चल रहा था, कुओमितांग दल और साथ ही साथ उधर साम्यवादी प्रभाव को भी लेकर के चल रहा था। इसके अलावा कुओमितांग दल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में असफल नजर आ रही थी। ऐसा उन्हें दिखाई नहीं देता था कि कुओमितांग दल जो है कोई चाइना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, है ना। इस परिस्थिति में
लोग जो है किसी नए दल की ओर देखना शुरू किए जिसमें उसे एकमात्र साम्यवादी दल दिखाई दिया, साम्यवादी पार्टी दिखाई दिया। ठीक है, और इसी दृष्टि से आप देखेंगे कि साम्यवादी का यहाँ पर भाई उत्थान या विकास में महत्वपूर्ण कारक बन गया। चीन में आर्थिक विकास, अब चीन में आर्थिक विकास भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। क्यों? आप देखेंगे कि साम्यवादी विचारधारा का जो आर्थिक विकास है ना, आर्थिक विचारधारा थी, यही कारण है कि चीनी जनता आर्थिक उन्नति की ओर आकर्षित हुई। मतलब साम्यवादी विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, आर्थिक विकास की बात करता है। तो सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहां पर इस दल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साम्यवाद को लाने का मतलब है समाज में, देखिए समझिएगा क्या कहता है कि साम्यवादी विचारधारा को लाने का मतलब है समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष को समाप्त करके, समाज में जो वर्ग संघर्ष चल रहा है ना, उसको समाप्त करके इसके स्थान पर आर्थिक समानता और स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही साथ जिस समय चीन में साम्यवाद का उदय हो रहा था, उस समय वहां एक ओर अत्यधिक जमींदारी वर्ग तथा दूसरी ओर साधारण जनता को शोषण किया जा रहा था। जो जमींदार लोग थे उसे वो क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो एक जमींदार वर्ग के द्वारा शोषण किया जाना भी कहीं ना कहीं साम्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण कारण रहा है। शिक्षा का प्रसार, 19वीं सदी के अंत तक चीन में अनेक शिक्षा का केंद्र खुल चुका था। बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे थे, शिक्षित होने लगे थे, वो अब तर्क वितर्क करने लगे थे, वो किसी चीज को आंख मूंद करके विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उनके ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया, है ना। वहां की जनता आसपास में घट रही घटनाओं को अपने नजरिए से देखने लगे और वो देख रहे थे कि ये घटना किस तरह से प्रभावित करता है देश या राज्य को, राष्ट्र को। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे कि अब लोग जो है साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने लगे। क्या करने लगे? साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने लगे। फिर आ गए है माओ का नेतृत्व। अब माओ का नेतृत्व क्या भाई? माओ से तुंग का जो नेतृत्व देखने को मिलता है, कहता है जिस समय चीन में साम्यवाद अंकुरित हो रहा था, उस समय वहां माओ से तुंग नामक एक वीर क्रांतिकारी का जन्म हुआ। हम लोग देखते हैं ना, जब जब राज्य या देश में या फिर किसी भी राज्य का ले लीजिए कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है देश में किसी के विरुद्ध, तो उस बीच में कोई ना कोई एक नेता उभर करके जरूर आता है। क्या होता है? एक नेता उभर करके जरूर आता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, साम्यवादी अंकुरित हो रहा है, उसी बीच में एक माओ त्से तुंग नामक क्रांतिकारी व्यक्ति का उदय होता है और इसके नेतृत्व में साम्यवाद बड़ी तेजी से विशाल रूपी वृक्ष रूप धारण कर लेता है। फिर माओ त्से तुंग उस साम्यवादी दल का नेता बनता है और उसके नेतृत्व में साम्यवादी बहुत बड़े वृक्ष के रूप में उभरता है। माओ में मजदूरों तथा निम्न वर्गों को संगठित करने का असाधारण क्षमता था। कहा जाता है कि माओ त्से तुंग में भाई मजदूरों को या निम्न तबके के वर्गों को ये संगठित करने में एक असाधारण गुण था। इनके बातों से लोग प्रभावित होते थे। ठीक है, और इसी के नेतृत्व में साम्यवादी दल जो है अब शुरू हो गया। अब आइए साम्यवादी दल का उदय और विकास देखते हैं कि आखिर साम्यवादी दल का उदय और विकास कैसे हुआ। बहुत साधारण सी बात है, हम लोग उसके रीजन समझ गए, है ना, कौन कौन से रीजन है। अब इन रीजन को जब समझ लिए तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि साम्यवादी दल का विकास कैसे होगा। कहता है कि चीन में 1918 में पेकिंग विश्वविद्यालय में लिताओ चाओ, नाम है लिताओ चाओ तथा चेंतु सीयू में एक मार्क्सवादी अध्ययन केंद्र आरंभ कर दिया गया। साम्यवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा। अब यहीं पर 1920 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1920 में। संस्थापक कौन है? ली चाओ ची और माओ त्से तुंग, ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों का नाम रखिएगा अपने दिमाग में। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। आप बताइएगा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? और इसके संस्थापक हैं लीव चाओ ची और माओ त्से तुंग। यही दो व्यक्ति हैं जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1920 में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रूस ने चीन को वे सब प्रदेश वापस लौटाने का वचन दिया। रूस ने चाइना को वे सब प्रदेश वापस करने का वचन दिया
जो उसने बलपूर्वक उससे छीन लिया था। अच्छा क्यों भाई, ऐसा रसिया क्यों इतना बड़ा सहानुभूति दिखा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो आप रीजन में देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए कि जब चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, चाइना में जब साम्यवादी पार्टी का गठन किया गया, तो चाइना रसिया जो है उसे लगा कि हमारी पार्टी वहां भी चल रही है, इसलिए उन्होंने इन लोगों को फेवर किया, इन लोगों को बढ़ावा दिया, है ना, तो ताकि वहां पर साम्यवादी सरकार बन सके। ठीक है, सन्यात सेन साम्यवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने चीन के कुओमितांग दल और चीनी सेना के पुनर्गठन के कार्य को आरंभ कर दिया था। तो हमने क्या कहा, डॉक्टर सन्यात सेन भी चाइना के साम्यवादी जो विचारधारा उससे प्रभावित था। हालांकि वो कुओमितांग दल के नेता थे, प्रवर्तक थे, लेकिन उसको भी लेकर के वो चल रहा था। 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई और मौत्से तुंग ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जमींदारों को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि जो चांग काई शेक है ना, क्या है, चांग काई शेक की सरकार, या फिर उससे पहले डॉक्टर सन्यात सेन जो कुओमितांग दल का नेता है, तो 1925 में मृत्यु हो गया। अब जब मृत्यु हो गई तो मौत्से तुंग को मौका मिल गया कि वो जमींदारों को किसानों को इकट्ठा करे और जमींदारों को वहां से खत्म कर दे, या फिर उसके प्रति विद्रोह करके उसे उखाड़ फेंके। ठीक है, चांग काई शेक द्वारा साम्यवाद का विरोध। अब चांग काई शेक द्वारा साम्यवाद का कैसे विरोध किया जा रहा है, इस चीज को समझिए। मौत से तो डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु, चांग काई शेक की सरकार। अब चांग काई शेक जो है चाहता नहीं था कि साम्यवाद जो है चाइना में बढ़े या साम्यवाद जो है चाइना में फूले। ठीक है, साम्यवादियों के धर्म विरोधी आचरण और आंदोलन से चांग काई शेक उसके प्रति उदासीन हो गया। चांग काई शेक कहा जाता है, पहले चांग काई शेक ठीक था, है ना, थोड़ा बहुत उसको मानता था, लेकिन जो साम्यवादी लोग हैं, जो धार्मिक आंदोलन इन्होंने किया, आतंकवादी विचारधारा को यहाँ पर लाया, इससे चांग काई शेक धीरे धीरे उदासीन हो गया। और उदासीन होने के बाद वो जो है उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया तथा सेना के सहायता से विरोधियों को दमन करने की कोशिश किया। क्या किया, दमन करने का कोशिश किया। इसके बाद भी साम्यवादी थमे नहीं, ये अपने काम करते रहे। साम्यवादियों के नीति से वामपंथी नेता घबरा गए। अब साम्यवादी विचारधारा से वामपंथी विचारधारा के लोग घबरा गए, जो चांग काई शेक के हैं। किसके हैं, चांग काई शेक के हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चांग काई शेक जो है कठोर प्रतिबंध लगा रहा है साम्यवादियों के प्रति, उसको दमन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये साम्यवादी लोग थम नहीं रहे, जगह जगह क्षेत्रों पर अटैक करके अपने अधीन में ले रहे। इससे वामपंथी लोग विचलित हो गए, वामपंथी लोग घबरा गए। साम्यवादियों के नीति से वामपंथी नेता घबराए और जितने भी वामपंथी नेता थे जो साम्यवादी से संबंध रखते थे, वो उनसे विच्छेद कर लिए, मतलब खत्म कर लिया, अपनी नाता को समाप्त कर लिया, अपनी नाता को तोड़ लिया। अब कुओमितांग और साम्यवादी दल में बिखराव बड़ी तेजी से दिखाई देने लगा। क्या होने लगा, कुओमितांग दल में और साम्यवादी दल में, ये सभी चीजों में बड़ी तेजी से बिखराव देने लगा, देखने को मिला। सब लोग अपनी नाता तोड़ने लगे। अब देखिए यहां पर साम्यवादियों का प्रसार देखेंगे, वो तो विरोधी था, चांग काई शेक ने उसका विरोध किया। 1927 ईस्वी में जब चांग काई शेक की सरकार ने उस पर खुल करके दमन किया, 1927 में आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से अटैक करता है, किसके ऊपर, साम्यवादी सरकार के ऊपर, और अपनी रक्षा तथा अलग सरकार बनाने पर विचार करने लगे। तो उन लोगों के लगा कि भाई कोई उपाय तो ढूंढना होगा, चांग काई शेक हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कहीं एक नए क्षेत्र को तलाशते हैं जिस पर हमारी अधिकार होगा और हम वहां अपनी रक्षा भी कर सकेंगे और वहां से अपनी सरकार भी चलाएंगे। ठीक, चुतेह व्यक्ति का नाम है, चुतेह ने साम्यवादी सिद्धांत पर शहरी मजदूरों को संगठित करना शुरू किया और उन्होंने लाल सेना का गठन किया। चांग काई शेक का नीली कुर्ती वाली सेना थी, लेकिन इसका क्या है, चुतेह का लाल सेना वाली संगठन है, लाल कुर्ती वाली संगठन या सेना है ना। मौत्से तुंग ने साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध में एक नया संगठन बनाया। मौत्से तुंग जो है मौत्से तुंग ने साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध में एक नया संगठन बनाया। भूमिहीन किसानों को भूमि देने के उद्देश्य से जमींदारों के खेत पर अधिकार करके
कृषकों को भूपति बनाने की घोषणा किया। ठीक है, अब जो साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी माओत्से-तुंग जो है, इन्होंने कहा कि भाई हम एक नया संगठन बनाते हैं जिसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा कि जितने भी भूमिहीन हैं उनको हम भूमिपति बना देंगे, जमींदारों को उखाड़ फेंकेंगे, उसके जमीन छीन लेंगे और भूमिहीन में डाल बांध देंगे ताकि वहां पर खेती किया जा सके। 1931 में साम्यवादियों ने रूहचीन में प्रथम अखिल सोवियत सम्मेलन आयोजित किया और माओत्से-तुंग को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। मैं पहले भी बता चुका था कि 1931 में क्या हुआ था, पहली बार एक सम्मेलन हुआ जिसमें माओत्से-तुंग को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम साम्यवादियों का दमन कैसे किया जाता है। अध्यक्ष बन गया, ठीक है, कहता है कि चीन की राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक था कि क्यांग्सी की सरकार है ना, साम्यवादी सरकार को युद्ध में द्वारा परास्त करे और उसे अपने अधीन में ले आए। क्या करे, क्यांग्सी की सरकार को हराए और उसे अपने अधीन में ले आए। 1933 में चांग काई शेक ने 4 बार क्यांग्सी सरकार पर, कितनी बार, 4 बार, जो पहले भी जिक्र कर चुका है, आक्रमण किया, असफल रहा, फिर भी निराश नहीं हुआ और 1934 में चांग काई शेक सरकार ने जबरदस्त तरीके से साम्यवादियों पर दमन करना शुरू किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, नीली कुर्ती के नाम से आतंकवादी संगठन किया और उसके माध्यम से साम्यवादियों को कुचलने का प्रयास किया, अपने विरोधियों को पूरा शक्ति के साथ कुचलने का प्रयास किया, परंतु ये भी शक्ति उसकी असफल रही क्योंकि वे लोग क्यांग्सी छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से अभी चांग काई शेक जो है साम्यवादियों को कुचलने का प्रयास कर रहा है, चांग काई शेक की सरकार साम्यवादियों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और फिर साम्यवादी दल के उदय के कारण, उसके विकास के कारण, उसके प्रसार क्या था, उसके पीछे क्या रीजन थे, हम लोगों ने इस चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखने की कोशिश किया है ना, और समझने की कोशिश किया कि जो 1949 का मुद्दा है चाइना में क्रांति का, ये किस प्रकार से आगे बढ़ा। अभी बहुत सारे बातें बची हुई है, हम लोग इसके बाद इनके ही इसी चीज़ को आगे रखेंगे और मुझे लगता है उस सेशन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल हमेशा मतलब ये उलझाने के लिए पूछता है चांग काई शेक किधर है, माओत्से-तुंग किस पार्टी के हैं, साम्यवादी दल किस तरह से नेतृत्व कर रहा है ना, क्यांग्सी की सरकार क्या कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।